कि जो बंदा भी मेरे बारे में कोई बात करे, क्योंकि उन लोगों का इतना वो जो चाह रहा है ना, खासकर 2% का कराची का बंदा, वो चाह रहा है कि मैं बार बार उसके ऊपर बात करूं, वो नहीं कर सकते। सारे दोस्तों का बार बार ये कहना है कि नहीं, आपका लेवल नहीं है उसके ऊपर बात करने का, वो तो फारिग आदमी है। यकीन माने उस बेचारे की बहुत कम तनख्वाह है, उसका गुजर बसर नहीं है इसके बगैर। उसको किसी ना किसी तरह से किसी की भी तस्वीर लगाकर किसी के ऊपर भी बात करके आगे आना है और कुछ ना कुछ अर्न करना है, जिसकी वजह से वो डेस्परेट है। और जब बंदा इस तरह से डेस्परेट होता है, जब इस तरह से बावला हो जाता है, तो वो कोई भी बकवास कर देता है। हर बकवास का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी आपकी लाहौर की तर्जुमान जो है वो मैसेज करती है, मे आई टॉक टू यू प्लीज सर। वो इस तरह की चीजों से ना तो मुद्दई मुकदमा ने पीछे हटना है, ना उसके साथ जो लोग खड़े हैं, ना उसकी जो लीगल टीम है, किसी ने पीछे नहीं हटना। क्योंकि जिन लोगों को आप रोज देखते हैं, जो दूसरी साइड के लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूं, वो तो आपको पता है कि उन बेचारों की रोजी रोटी ये है। कराची का वो जो 2% का यूट्यूबर है, उसकी भी रोजी रोटी ये है। और लाहौर की जो है वो भी आपको पता है कि उस बेचारी का काम क्या है। और इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ अहमद शेर जट की है, क्योंकि अहमद शेर जट वो है जिसने इनके हाथों से वो चीज छीन ली थी जब इनको वो तकलीफ पहुंची थी। जिस बच्ची को कमोडिटी बना के, जिस बच्ची को मेकअप करवा के ये लोगों पे तनकीद करवाते थे, माँ बाप पे तनकीद करवाते थे, वो इनसे चूंकि छीन ली गई थी, तो अहमद शेर इनकी रगों में एक वो चीज जो खून रोक रही है, वो जो ब्लॉक कर रही है, वो चीज है। इसलिए अहमद शेर के ऊपर तो आपने अटैक करना है। लेकिन अगेन जो बाकी आप लोगों का एक बार बार सवाल आ रहा है, चंद लोगों का आ रहा है, मुझे खुशी इस बात की हुई कि मेजॉरिटी लोगों ने उनको सीरियस नहीं लिया। उनको पता है कि जो लोग इस तरफ काम कर रहे हैं, जो अहमद शेर है उसका करैक्टर क्या है। क्योंकि मुझे अपने करैक्टर का पता है और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग हमें इस इशू के ऊपर देख रहे हैं उनको हमारा आइडिया हो चुका है। उस चीज के ऊपर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड हम करते रहेंगे, जिस पर हमने मुनासिब ये समझा कि मुद्दई मुकदमा से लाजमी पूछा जाना चाहिए उनका मौकफ क्या है। उन्होंने कुछ लोगों को मीडिया के ऊपर दिया भी था मौकफ ये, लेकिन वो मौकफ हमने इस एप्लीकेशन के बाद जो पूछा है वो मौकफ आपके सामने मैं रख देता हूं। उन्होंने कहा जी कि मैं पागल नहीं हूं कि मेरे मोबाइल पे मुझे कोई मैसेज करता है और मैं बिला वजह कह दूं कि ये मुझे मैसेज किया गया है। मेरे नंबर पे जब कोई मैसेज आया है, मुझे नजर आया है और मेरे मोबाइल पे वो एग्जिस्ट करता है, आपने अपनी तरफ से डिलीट करने वाली जो भी चालाकी की है शहजादा साहब, आपकी चालाकी कामयाब नहीं हुई। जब आप किसी का मैसेज डिलीट करते हैं तो अगले के पास लिखा आ रहा होता है कि आपने डिलीट कर दिया है, और वो डिलीट अपनी तरफ से वो नहीं बना सकता अपने व्हाट्सएप के अंदर। और इसलिए मुद्दई मुकदमा का बड़ा क्लियर स्टांस है कि हुजूर मैंने तो अपने मोबाइल के हर सबूत को अदालत के सामने पेश भी किया था, अदालत के साथ उस दरखास्त के अंदर भी लगाया था। और जिस दिन ये हेयरिंग हुई थी, आप लोगों को याद होगा कि मुद्दई मुकदमा का मोबाइल फोन जज साहब ने खुद देखा था, और जज साहब ने खुद देखकर वो गुस्से का इजहार किया था, जिसकी वजह से उन्होंने इस जमानत के अंदर सिर्फ 20 तारीख से 24 तारीख की तारीख दी थी, उससे लंबी तारीख नहीं दी थी, जब ये तारीख बहुत लंबी। सेकेंडली, मुद्दई मुकदमा का ये स्टांस है कि जनाब मेरे तमाम सबूत अदालत के अंदर भी जमा है, मोबाइल मेरे पास है, अदालत के सामने जब वो आना होगा, जब अदालत मुनासिब समझे, क्योंकि अदालत ऑलरेडी देख चुकी है, अदालत अपनी आंखों से देख चुकी है उस मोबाइल फोन को जहां पर वो लिखा आ रहा है कि जो मैसेज उसने किया है और डिलीट किया है, और उससे पहले भी जो इसने जमानत का इस्तेमाल किया था उसके ऊपर भी जो मैसेजेस इसके आए हुए हैं, वो सारी चीजें एज इट इज मुद्दई मुकदमा के मोबाइल में सेव हैं, जो कि अदालत ने उस दिन देखी हैं। सो मुद्दई मुकदमा का ये क्लियर स्टांस था कि मेरी तरफ से कोई फाउल प्ले नहीं है, मैंने अपना हर सबूत अदालत के सामने पेश कर दिया है। अब फैसला अदालत का है, अदालत जो भी फैसला करना चाहेगी वो अदालत फैसला करेगी। अब मैं आपको बताऊं कि होता क्या है इस तरह के मामलात में। परजरी का इल्जाम लगाया जा रहा है मुद्दई मुकदमा पर, और वो परजरी होती क्या है एक्चुअली? परजरी ये होती है कि जब जहीर अहमद जमानत लेता है हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल, और इसके एक सीनियर वकील साहब आमर नियाज बडेरा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर 3,500 से ज्यादा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मैक्सिमम नंबर जो है वो 3 से 3,500 के दरमियान में आता है। और उसमें से भी जो एक्टिव मेंबरान हैं, जो लोग बाकायदा वकालत कर रहे हैं, जो कि एक्टिव रहते हैं, वो सिर्फ बहुत उसके अंदर से भी 50 to 60% होते हैं। बाकी लोग जाहिर है उनकी कुछ लोगों की एजेस इस तरह से हो चुकी हैं और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम तादाद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की वो बड़ी कम है। उसके बावजूद एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब जहीर के ब्याह पर, अब ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जब वकील कोई दरखास्त दायर करता है तो वो क्लाइंट के ब्याह पर दायर करता है, और वो नीचे लिखता है कि एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट।
कि मेरे क्लाइंट की ये इंस्ट्रक्शंस हैं। क्लाइंट ने ये बताया, जैसे जीएम फारूकी साहब ने एक 2 टके के यूट्यूबर के साथ एक वीडियो के अंदर बताया कि मतलब उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन किया कि ये मेरे क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन पर, उन्होंने बड़ी समझदारी से अपने ऊपर ये सब कुछ नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि ये चीजें साबित नहीं हो सकनी, तो इसलिए अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बहावलपुर के अंदर 15 जुलाई को एक जमानत दायर की जाती है, और उस जमानत के अंदर जो आमर नियाज बढेरा साहब हैं वो पिटीशन में ये लिखते हैं, पहले तो वो लाहौर की जमानत का सिर्फ पैरे के अंदर जिक्र करते हैं, और सर्टिफिकेट जहां लिखना होता है कि ये पहली है या दूसरी है या तीसरी जमानत है, वहां पर वो कहते हैं ये पहली है। सबसे पहला झूठ, ये पर्जरी होती है। दूसरा, वो अपनी उस पिटीशन के अंदर कहते हैं कि मैं ये बहावलपुर में इसलिए दायर कर रहा हूं क्योंकि मैं बहावलपुर का वकील हूं, मैं बेस्ड इन बहावलपुर हूं, तो इसलिए मुझे सूट ये करता था इलाका, तो मैंने यहां पर इसकी जमानत दायर कर दी। अब ये दूसरा झूठ है और ये पर्जरी है। वो कैसे है वो मैं आपको बताऊं कि जब ये सारी उन्होंने बहस की तो अदालत की तरफ से उनको जमानत नहीं दी गई थी। 15 जुलाई को अदालत ने कहा था कि आप मुस्तहिक नहीं है जमानत के। जब अदालत नहीं दे रही थी, ठीक ठाक बहस होने के बाद, तो इन्होंने कहा कि फिर हम वापस ले लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं। अदालत ने कहा फिर हम लिखेंगे कि आफ्टर आर्ग्यूइंग एट सम लेंथ, आपने अपनी बहस मुकम्मल की है, बहस के बाद जब आपको लगा कि नहीं आपको मिल रहा रिलीफ तो आप वापस ले रहे हैं, तो ये फिक्रा लिख दिया गया। उसके बाद वो 18 जुलाई को मुल्तान हाईकोर्ट बेंच में जाते हैं। वहां पर आमर नियाज बढेरा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जहीर की इंस्ट्रक्शंस पर ये लिखते हैं कि चूंकि मैं बहावलपुर का वकील हूं और बहावलपुर के अंदर अगर मैं ये जमानत दायर करूंगा तो बहावलपुर से आइडिया हो जाएगा कराची की पुलिस को कि बहावलपुर का वकील है तो बहावलपुर में दायर कर रहा है, इसलिए मैं मुल्तान में आ गया हूं। ये कहकर उन्होंने एक और पर्जरी की, कोर्ट को चीट किया, कोर्ट को एज ए टूल यूज किया। ये होती है कोर्ट के साथ चीटिंग। और ये कहकर उन्होंने जमानत ले ली और कहीं जिक्र नहीं किया कि इससे कबल लाहौर बेंच से, बहावलपुर बेंच से वो रुजू कर चुके हैं। ये किए बगैर वो कराची गए थे और कराची की पहली जो इनकी जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज हुई थी उसके अंदर ये पैरा ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, इलियास मेमन साहब की तरफ से लिखा गया था कि ये लोग क्लीन हैंड्स के साथ नहीं आए, ये पीछे हाई कोर्ट्स को चीट करके आए हैं। ये होती है चीटिंग। अब आपका जो मौकफ है कि मुझे मेहदी अली काजमी जो है वो फंसा रहा है, जेल के अंदर डाल रहा है, तो मेहदी अली काजमी को मोबाइल पे मैंने कोई मैसेज नहीं किए, तो आप समझते हैं कि दुनिया बेवकूफ है, वो भी बेवकूफ हो जाएंगे। तमाम जो अदालत है वो आंखों पे पट्टी बांध लेगी। अदालत को पता नहीं चलेगा कि ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर मैसेज आया हुआ डिलीट किया गया, पता नहीं चलेगा। तो ये आपकी भूल है। तरीके से एक दरखास्त डालकर कि किसी तरीके से मामले को लिंगर ऑन कर दिया जाए, किसी तरीके से कोई 2-4 तारीखें मिल जाएं, हम कहें नहीं जी वेरिफिकेशन हो लेने दें, उसके बाद मेरी जमानत खारिज करें, और किसी तरीके से दरमियान में से कोई दरमियानी रास्ता निकालकर हम रिलीफ ले लें। कभी आपकी लाहौर की तर्जुमान जो है वो मैसेज करती है, मे आई टॉक टू यू प्लीज सर। वो इस तरह की चीजों से ना तो मुद्दई मुकदमा ने पीछे हटना है, ना उसके साथ जो लोग खड़े हैं, ना उसकी जो लीगल टीम है, किसी ने पीछे नहीं हटना। ये थी वो दरखास्त जो जहीर की तरफ से दायर की गई है, और मैंने इसको रिस्पॉन्ड इसलिए अब किया है। एक तो पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अपनी जाती मसरूफियात की वजह से, अपने काम की मसरूफियत की वजह से, क्योंकि जिन लोगों को आप रोज देखते हैं जो दूसरी साइड के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो तो आपको पता है कि उन बेचारों की रोजी रोटी ये है। कराची का वो जो 2 टके का यूट्यूबर है उसकी भी रोजी रोटी ये है, और लाहौर की जो है वो भी आपको पता है कि उस बेचारी का काम क्या है। और इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ अहमद शेर जट की है